हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा अपने टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भाई कैसे जो कंपनी ने रूल किया था किनेक्ट्स के द्वारा कंपनी का रूल चला था। अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल, जो कि 1858 में शुरुआत हुई जिसकी, और 1947 तक रहा। जब तक हमारा देश भारत आजाद हुआ तब तक ये क्राउन रूल हमारे ऊपर रहा। क्राउन रूल के दौरान जो अधिनियम आया अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्राउन रूल कब स्थापित किया गया, जिसका पहला एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ये एक्ट जब आया जब भारत के अंदर आजादी का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या फिर जिसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी कहा गया है, सैन्य विद्रोह भी जिसको बताया गया है, उसके बाद में क्या हुआ, 1858 के अंदर ब्रिटेन सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाला। इस एक्ट के अंदर क्या परिवर्तन किए गए अपन उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर कुछ मूलभूत क्या इसकी जो फीचर्स थे जो इसके अंदर परिवर्तन किए गए अपन इसके अंदर जानेंगे। पहला इसके अंदर ये है कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई और नई पोस्ट बनाई गई। लॉर्ड वाइसरॉय के नाम से एक नई पोस्ट क्रिएट की गई। वाइसरॉय बनने वाले पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय बने और गवर्नर जनरल की पोस्ट जो थी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। दूसरा इसके अंदर क्या परिवर्तन आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। ये कंपनी को चलाने के लिए थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था कंपनी के, जो कॉमर्शियल वर्क थे उनको देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देख रहा था, तो इसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तीसरा इसके अंदर क्या परिवर्तन आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पद का सृजन किया गया, जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर जो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसी का एक सदस्य था। कैबिनेट मिनिस्टर होता था ये भी एक, जिसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर थी। और ये क्या करता था, भारत के अंदर जो भी काम किए गए हैं उनकी जानकारी ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंदर दे रहा था, देने का कार्य इसके पास था। और भारत के अंदर नई योजनाएं, नई एक्ट भारत के अंदर लागू करने की जो जिम्मेदारी थी वो इनके पास थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड स्टैनले थे। इसके बाद में क्या, इनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए 15 सदस्यों की 15 मेंबर्स के साथ में एक काउंसिल बनाई गई, जो कि इनको क्या करने के लिए बनाई गई थी, इनकी मदद करने के लिए बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष भी यही थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया ताकि जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं वो डायरेक्ट किसके पास में चले जाए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास में चले जाए, और सारे काम किसके अंदर हो, क्राउन के अंदर हो। तो यह एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि एक जिम्मेदार सरकार का एक सरकार स्थापित की जाए भारत के अंदर, जो कि पूर्ण रूप से ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिए काम करे। इसलिए ये जो अधिनियम था ये लेकर के आया गया था। इस अधिनियम की कुछ बारीकियां थी जो अपन ने जान ली। इसके बाद आया था 1861 के अंदर एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया था 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट के अंदर भी काफी सारी चीजें थी जो कि परिवर्तित की गई थी। 1858 के अंदर जो बातें रह गई थी वो सारी पॉइंट्स, वो सारी जो चीजें जो 1858 में रह गई थी उनको 1861 के अधिनियम के अंदर डाला गया, उनको पूरा किया गया। इसके अंदर पहले थी कि भाई एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, जो कि सेंटर के अंदर भी थी और प्रोविंसेस के अंदर भी थी। प्रोविंसेस के लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। और इसके अंदर जो वाइसरॉय के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, जिसके अंदर वाइसरॉय अपने मन से जिसकी सदस्य संख्या थी 5 सदस्य संख्या थी वाइसरॉय की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। लेकिन वाइसरॉय इसके अंदर क्या कर सकता था, मेंबर्स अपॉइंट कर सकता था, ठीक है, जो कि क्या थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के अंदर वाइसरॉय अपॉइंट
कर सकता था, जिन जो कि गैर सरकारी थे। और गैर सरकारी इसने वाइसरॉय ने जो अपॉइंट किए थे सबसे पहली बार गैर भारतीय, जो भारतीय, पहले इसमें क्या थे, गैर भारतीय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते, लेकिन पहली बार जो भारतीय जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट किए गए उनके अंदर महाराजा ऑफ पटियाला थे, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, एंड तीसरे थे सर दिवाकर राव। ये पहले 3 व्यक्ति थे जो कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अपॉइंटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। इसके बाद भी इसके अंदर क्या किया गया था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। बहुत लंबे समय से 1773 से के अंदर जो पावर का केंद्रीकरण हुआ था उसको वापिस से डिसेंट्रलाइज करा था इस एक्ट के दौरान। पावर का केंद्रीकरण 1773 के अंदर हुआ था और 1833 में अपने चरम पर पहुंच गया था। 1833 में कैसे चरम के अंदर पहुंचा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो ब्रिटेन की जो प्रोविंसेस थी इंडिया के अंदर, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको खत्म कर दिया गया था, उनकी शक्तियां खत्म कर दी गई थी। तो इसके अंदर उनको जो प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो वापस लौटाई गई। 3 नई प्रेसिडेंसीज के लिए भी 3 नई प्रेसिडेंसीज का भी नए प्रोविंसेस बनाए गए थे, उनके लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी। बंगाल के लिए 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए 1866 में और पंजाब के लिए 1857 में, 1897 के अंदर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। तो इसके अंदर यह था कि पावर जो पहले केंद्रीकरण हो चुका था पावर का, उसको क्या किया, उसको वापस से खत्म करके पावर्स को वापस से बांटा गया, सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर गया। लेकिन फिर भी जो मेन पावर्स थी अभी भी वो सेंट्रलाइज ही थी, मेन कंट्रोल सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही था। इसके अंदर एक और परिवर्तन आया था जो कि पोर्टफोलियो, वाइसराय ने अब क्या काम करा था, पोर्टफोलियो बांटना चालू कर दिया था। पहले वाइसराय सारी जितनी भी कार्य थे खुद से करता था। अब जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में के जो 5 मेंबर्स थे, ये जो 5 मेंबर्स थे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, इनके पास में अलग डिपार्टमेंट थे। एक कमांडर इन चीफ था जो सेना को देखता था, एक रेवेन्यू का काम कर रहा था, एक लॉ का काम कर रहा था। तो ये क्या थे, इनको पोर्टफोलियो भी इसके अंदर बांटे गए थे। इसके अंदर इस एक्ट के अंदर एक और चीज डाली गई थी कि ऑर्डिनेंस, गवर्नर्स, प्रोविंसेस के गवर्नर्स और वाइसरॉय ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल की एब्सेंस में, ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता था ताकि इमरजेंसी का भी हो तो क्या करे, जो अधिनियम ला करके कोई कानून बनाया जा सके। और ऐसे कानून सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड रह सकते थे। ये 1861 का अधिनियम था, काउंसिल एक्ट जो था, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, उसमें बातें बताई हैं इसके बारे में, एग्जाम के अंदर आने वाली बातें हैं। इसके बाद में 1892 के अंदर क्या परिवर्तन आए थे अपन उसके बारे में जान लेते हैं। 1892 वाला एक्ट 1892 के अंदर आया था। ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक आध कोई अगर टॉपिक अगर आ जाते हैं वो पूछ ले जाते हैं। 1892 के अंदर जो एक्ट लाया गया था, देखिए सुनिए, 1892 के अंदर जो एक्ट आया था उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे, सदस्य संख्या जो थी वो बढ़ाई गई थी। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई जो कार्य जो है वो इसके अंदर कार्य भी क्या करते इसके बांटे गए थे कि भाई कार्यों को भी इंक्रीज इसके अंदर चालू कर दिया गया, मतलब कि जो फंक्शंस हैं इसके वो भी बांट दिए गए थे, फंक्शंस इंक्रीज कर दिए गए थे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर बजट के ऊपर बहस हो सकती थी, बजट के ऊपर डिबेट हो सकती थी, ये कार्य इसके अंदर हुआ था। इसके अलावा इसके अंदर एक और कार्य हुआ था कि भाई जो कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन, 2 काउंसिल्स थी, तो सेंट्रल काउंसिल थी और एक थी प्रोविंशियल काउंसिल। एक काउंसिल सेंट्रल के अंदर थी, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट है और स्टेट असेंबली से, सेंट्रल काउंसिल थी और प्रोविंशियल काउंसिल थी। सेंट्रल काउंसिल के अंदर भी सदस्यों का नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन होने लगा, जो कि किसकी रिकमेंडेशन पर होता था, वाइसरॉय करता था इनका चुनाव, किसकी रिकमेंडेशन पर, प्रोविंशियल काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो रिकमेंडेशन करता था उनके आधार पर क्या होता था, सेंट्रल काउंसिल के अंदर क्या होता था, इसका चुनाव किया जाता था।
प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर सदस्यों का नॉमिनेशन का जिम्मेदारी गवर्नर के पास थी। जो गवर्नर क्या करता था, उन लोगों को चुनता था या जो कि यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े जमींदार होते थे या फिर कोई अच्छे जो लोग हैं जो अंग्रेजों का फेवर करने वाले थे, उनको भी इसके अंदर चुना जाता था प्रोविंशियल काउंसिल के नॉन ऑफिशियल पदों के लिए। ठीक है, अब ये था अपना 1892 का एक्ट। इसके अंदर 3 काम होते, सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर। दूसरी चीज इसके अंदर ये हुई थी कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कार्य थे, जो फंक्शंस थे, उनको बढ़ा करके क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट पर डिबेट कर सकती थी। सेंट्रल काउंसिल प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर सदस्यों का नॉमिनेशन करना चालू कर दिया गया था। 1892 का नियम था, इतना बड़ा नहीं है, आसान है। इसके अंदर से क्वेश्चन भी काफी कम पूछे जाते हैं। इसके बाद में आया था 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, जिसके अंदर से क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन जिसके अंदर से पूछे गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि भाई 1919 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट को इस नाम से भी जाना जाता था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता था। मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, और मिंटो जो थे उस टाइम पर क्या थे, वाइसरॉय थे। मिंटो क्या थे, वाइसरॉय थे, और मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इसलिए इन दोनों के नाम को मिला करके क्या पड़ा, एक्ट ऑफ काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का जो नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पड़ा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया भी है। इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। पहला परिवर्तन जो था, 16 सदस्य थे पहले किसके अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 16 सदस्य होते थे। ये सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 60 की कर दी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सदस्य संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। सदस्य संख्या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही बढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर क्या था कि भाई हर अलग प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग कैंडिडेट थे, उसके जो नंबर्स थे वो क्या थे, फिक्स नहीं थे। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नंबर थे वो फिक्स थे। 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, सदस्य संख्या 60 कर दी गई थी। इसके बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बहुत सारे काम जो थे, बहुत सारे जो फंक्शंस थे, उनको भी क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ा दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक हेल्थी डिबेट हो सकती थी। पहले बजट के ऊपर तो डिबेट कर ही रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारे काम कर सकते थे, इश्यूज के अंदर डिबेट कर सकते थे, एक अच्छी हेल्थी डिबेट इसके अंदर हो सकती थी। तीसरा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ था, काफी अच्छा पूछे जाने वाला सवाल भी है ये। पहली बार वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके अंदर एक भारतीय सदस्य का चुनाव हुआ था। वो कौन थे, डॉक्टर सत्यचंद्र सिन्हा उनका नाम था। वो पहले सत्येंद्र सिन्हा उनका नाम था, सत्यचंद्र नहीं, सत्येंद्र सिन्हा, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा उनका नाम था, डॉक्टर नहीं थे, सत्येंद्र सिन्हा उनका नाम था। पहले भारतीय थे जिनका चुनाव हुआ था इस पद के ऊपर, सत्येंद्र सिन्हा। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे। इनको लॉ मेंबर बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। सत्येंद्र सिन्हा को लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा भी ये सवाल पूछा जाता है, पहले कौन से भारतीय थे जिनको एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जगह मिली थी। इसके अलावा भी इसके अंदर और इस एक्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर एक जो तीसरा जो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात जो हुई थी इस एक्ट के अंदर, वो ये थी कि भाई जो पहली बार देश के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था मुस्लिम्स के लिए। जो मुस्लिम्स हैं हमारे देश के, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था। अब मुस्लिम जो मेंबर्स थे उनका चुनाव सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही किया जा सकता था। मुस्लिम जो नेता होंगे उनका चुनाव सिर्फ कौन करेंगे, मुस्लिम वोटर्स ही करेंगे। तो हमारे देश के अंदर पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट बना था मुस्लिम्स के लिए। लॉर्ड मिंटो को फादर
फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, जो सांप्रदायिकता के लिए का जो इन्होंने काम करा था, उसकी उपाधि लॉर्ड मिंटो को मिली है कि इन्होंने फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इनको कहा जाता है किसको, लॉर्ड मिंटो को। इन्होंने क्या किया था, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इसके अंदर चालू किया था 1909 के एक्ट के अंदर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये 1909 का था, इसके काफी सवाल पूछे जाने वाले थे। सदस्य संख्या 15 से 60 की गई थी। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को लॉ मेंबर बनाया गया था। पहली बार कोई भारतीय था जिसको एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जगह मिली थी। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चालू किया गया था मुस्लिम्स के लिए, जिसमें मुस्लिम्स के जो चुनाव था मुस्लिम ही कोई कर सकते थे। मुस्लिम एक अपने लीडर के लिए अलग से वोट कर सकते थे। और इसके अंदर एक चीज, चौथी चीज ये थी, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर जो कम्युनलिज्म की शुरुआत यहीं से ही हुई थी। इंडिया के अंदर पहली बार एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग किया गया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार भारत के अंदर एक जिम्मेदार सरकार बनाने की बात कही। ब्रिटेन की सरकार ने 20 अगस्त 1917 को पहली बार एक जिम्मेदार सरकार भारत के अंदर बनाने की बात कही। और ये जिम्मेदार सरकार जो थी, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए 1919 के अंदर एक्ट लाया गया, जो कि 1921 के अंदर क्या हुआ, लागू हुआ। जो 19 के अंदर जो अधिनियम आया उसको मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग उस टाइम पर हमारे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और क्लेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम पर क्या थे, वाइसरॉय थे। इन दोनों के नाम पर इस एक्ट को मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत के अंदर एक जिम्मेदार सरकार देने के लिए इस एक्ट को लाई थी और पहली बार ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बात हुई थी, भाई हम भारत के अंदर एक जिम्मेदार सरकार हम देना चाहते हैं। इस एक्ट के अंदर जो जरूरी बातें अपन वो पढ़ते हैं। मैं इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चीजें लागू की गई थी इस क्लेम्सफोर्ड रिवॉर्ड इसके अंदर सबसे पहली चीज प्रोविंशियल काउंसिल के अधिकारों को बढ़ाया गया था। प्रोविंशियल काउंसिल के अधिकारों को बढ़ाया गया था। जो कंट्रोल था, प्रोविंशियल कंट्रोल जो था उसको इंक्रीज किया गया था। इसके अंदर जो सेंट्रल कंट्रोल था उसको कम किया गया था और प्रोविंशियल कंट्रोल इसके द्वारा किया गया था, बढ़ाया गया था। इस एक्ट के द्वारा कुछ सब्जेक्ट को क्या करा गया था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बांटे गए थे कि भाई कुछ मामलों के अंदर केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, जो सेंट्रल जो थी वही नियम बनाएगी, और कुछ के अंदर जो प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सभाएं हैं, जो परिषदें बनी हुई है, काउंसिल्स बनी हुई है, वो क्या करेंगी, वो नियम बनाएंगी। इसके अलावा भी जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स को भी दो के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। इसके अंदर भी दो कैटेगरी बनाई गई थी, तो रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड। एक तो थी रिजर्व और एक थी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर में रिजर्व के अंदर गवर्नर अपने सदस्य, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में मिलकर के क्या कर रहा था, गवर्नर क्या कर सकता था, नियम बना सकता था रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मिलकर क्या कर सकता था, नियम बना सकता था। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट तो फिर भी जो काउंसिल के पास में थे, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट अभी किसके पास में थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में थे। तीसरा, इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जगह दो हाउसेस बना दिए गए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह दो हाउसेस बना दिए गए थे। इंडिया के अंदर पहली बार बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई थी। बाइकैमरलिज्म की इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी।
इंडिया के अंदर बाईकैमरलिज्म की शुरुआत पहली बार हुई थी। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदन, दो सदन। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करके बाईकैमरलिज्म बना दी गई थी। दो हाउसेस, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, अपर हाउस एक लोअर हाउस का गठन किया गया था। ये अपर हाउस जो था ये काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट इसका नाम रखा गया था और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली और हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी इसको कहा गया था, जो लोअर हाउस था उसको। इसके बाद में भी काफी सारे ऐसी जो बातें जो 1919 के अंदर काफी बड़ी थी। जो दो सदन बनाए, पहली बार भारत के अंदर बाईकैमरलिज्म चालू हुआ था और इस बाईकैमरलिज्म को जो नाम दिया गया है वो इसको डायआर्की के नाम से भी जाना जाता है। डायआर्की के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है ड्वेल गवर्नमेंट, ड्वेल रूल, इसको ड्वेल रूल भी कहते हैं। डायआर्की, दो तरीके से शासन चलाना, वो किसके अंदर स्थापित हुआ था? इस 1919 के एक्ट के द्वारा चालू किया गया था कि भाई डायआर्की इंडिया के अंदर चालू हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से क्या हुई थी? नाकामयाब साबित हुई थी, जो कि बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। हमारे देश के अंदर डायआर्की थी वो चल ही नहीं पाई। इंडियन काउंसिल एक्ट 19 के अंदर ये 1919 में चालू हुई थी। इसके बाद इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन हमारे देश के अंदर पहली बार सीधे तौर पर चुनाव हुए, डायरेक्ट इलेक्शन हुए, वोटिंग देने के अधिकार मिले लोगों को। लोग बस डायरेक्ट जाकर के अब वोट कर सकते थे। लेकिन वोटिंग के जो अधिकार थे, वोटिंग का जो अधिकार था वो क्या था? नियमित कर दिया गया। सिर्फ वोट देने का जो आधार था वो प्रॉपर्टी, शिक्षा, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और प्रॉपर्टी को रखा गया, एजुकेशन को रखा गया और टैक्स को। जो जितना ज्यादा टैक्स पे करता था या जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा था या जिसके पास में जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, वही व्यक्ति क्या थे? चुनाव के अंदर वोट देने के लिए ही उनको परमिशन थी। इसके अंदर एक और परिवर्तन किया गया था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, जिसकी सदस्य संख्या पहले 5 थी, बीच में सदस्य संख्या 6 कर दी गई थी। इसमें अंदर 6 सदस्यों के अंदर से 3 मेंबर्स भारतीय होंगे, इंडियंस होंगे, ये कंपलसरी कर दिया गया था। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 सदस्य क्या होंगे? 3 सदस्य जो होंगे वो इंडियंस होंगे, कंपलसरी कर दिया गया था। और इसके अंदर ये चीज प्रावधान दिया था, वे कमांडर इन चीफ जिसके पास में मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसको छोड़ करके बाकी कोई से पद इन लोगों को, इन 3 हिंदुस्तानियों को दिया जा सकता था। लेकिन जो 6 सदस्यों के अंदर से 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। इस चीज को क्या कर दिया गया था? कंफर्म फिक्स इस चीज को कर दिया गया था। इसके बाद एक हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई थी। हाई कमिश्नर की पोस्ट इसके अंदर क्रिएट की गई थी, हाई कमिश्नर की पोस्ट, ताकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, उनका काम क्या किया जा सके? बांटा जा सके। तो हाई कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट करी गई थी, जो कि इंग्लैंड में रहकर के काम कर रहे थे। इसके बाद में इसके अंदर CPSC 1926 के अंदर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में इसका गठन किया गया था, ताकि जो सिविल सर्विसेज के लिए क्या किया जा सके? एस्पिरेंट्स को अपॉइंट किया जा सके, रिक्रूट किया जा सके, सिविल सर्विसेज के लिए लोगों का चयन आसानी से हो सके। इसलिए क्या किया गया था? केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग बनाया गया था, ताकि क्या हो सके? जो आसानी हो सके रिक्रूटमेंट के लिए, चयन प्रक्रिया क्या हो सके? आसानी से हो सके। इसके अंदर एक और चीज, जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो थे,
उनको क्या किया गया था, उनको बढ़ाया गया था। सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को, भारत के अंदर रहने वाले यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को भी अधिकार दे दिया गया था कि वो अपने नेता के लिए खुद ही चुनाव कर सकते हैं। ये कमें इलेक्टोरल सिस्टम इसके अंदर बढ़ाया गया था, इसका पूर्ण रूप से बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था। इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस एक्ट का, अगर अपन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेट किया, थोड़ा सा अगर कुछ बात थी इसके अंदर, लेकिन एग्जामों के अंदर ही पूछा जाता है, प्रोविंशियल बजट। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पहली बार कब प्रोविंशियल बजट, अलग से प्रांतों के लिए कब से बजट चालू हुआ। वो सिस्टम 1919 के एक्ट के अंदर चालू हुआ, पहली बार अलग से प्रोविंशियल बजट जो था उसकी वो बनाया गया, राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई। ये इस एक्ट के अंदर पारित हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के अंदर पारित किया गया था। तो अपन ने आज 1919 के एक्ट पढ़े हैं। अब अपने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, दो एक्ट रह रहे हैं जो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं जो वीडियो है मैं लगातार बनाता रहूं, और भी अपन थोड़ा अच्छा करने की कोशिश इसको करते रहेंगे अपने चैनल को। ठीक है, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।